बात 1995 की है, तब जब रात बेरात टैक्सी ऑटो मिलना कोई आसान काम नहीं था। लोग बसों से सफ़र करते थे। सिनेमा के बस 4 बांधे बधाई शो होते थे, दोपहर 12 बजे से रात के 12 बजे तक ही। ऐसे ही एक बार की बात है, दिन सो चुका था पर रात अभी जागी थी। रात की आखिरी बस से उतरकर रमाकांत ने घर का रुख कर लिया था। आम सी रात थी, पर फिर भी जाने क्यों का मन किसी अनजाने डर से घबरा रहा था। रह कर उसे ऐसा लग रहा था कि कोई न कोई उसका पीछा कर रहा है। हालांकि किसी के कदम सुनाई नहीं दे रहे थे, पर उसे ऐसा लग रहा था कि कोई काला साया उसके पीछे पीछे चलता हुआ आ रहा है। न चौकीदार के सड़क पर डंडा ठोकने की आवाज और न ही किसी जानवर की पुकार। रात जरूरत से कहीं ज्यादा सुन्न थी। सर्दी नहीं थी, पर फिर भी रह कर रमाकांत के रोंगटे खड़े हो रहे थे। आज कुछ ज्यादा ही देर हो गई थी। दरअसल दोस्तों के साथ वो एक पिक्चर का रात का शो देखकर अकेला लौट रहा था। उसका घर बस स्टैंड से लगभग 2-2.5 किलोमीटर दूर था। अमावस की रात थी तो चांद की रोशनी भी नहीं थी। दूर दूर तक लगे खंभों में लगे बिजली के बल्ब उसे ऐसे लग रहे थे जैसे लंबे लंबे साए हाथ में हाथ डालकर सड़क के दोनों ओर खड़े हो, और वो बल्ब नहीं, उनके चेहरे पर चमकती एक आंख हो। इस तरह का कोई आंख बदसूरत उसे घूरती जा रही थी, और उसका पीछा करता साया भी अपना रास्ता बदलने को नहीं सोच रहा था। उसने हिम्मत कर घड़ी देखी तो आधी रात के 12:50 हुए थे। उसने अपने कदम और तेज कर लिए। थोड़ी आगे जाकर वो अपने घर की ओर जाने वाली सड़क पर मुड़ने को ही था कि उसने एक अजीब सा दृश्य देखा। उसने देखा कि एक बहुत बूढ़ा आदमी सड़क के किनारे खंबे के नीचे किताबें बेच रहा था, और उसने अभी अभी दुकान लगानी शुरू की थी, क्योंकि वो अपने साथ लाए झोलों में से अभी किताबें निकाल कर सजा ही रहा था। रमाकांत को किताबों का बहुत शौक था। किताबें देखते ही वो बिल्कुल भूल गया कि क्या वक्त हुआ है। वो सीधा उस बूढ़े के पास गया और बोला, ये आप इस समय दुकान क्यों लगा रहे हैं? पहले तो बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया, पर जब एक बार फिर रमाकांत ने जोर देकर पूछा तो बूढ़ा बोला, मेरे ग्राहक इसी वक्त आते हैं, और वापस अपना काम करने में लग गया। रमाकांत ने ध्यान दिया तो सारी की सारी किताबें भूतों, प्रेतों और चुड़ैलों, डाइनों से वास्ता रखती थी। यहाँ वहाँ टटोल कर उसने एक किताब उठाई जिसका नाम था सुसाइड नोट। आप यहाँ रोज बैठते हो बाबा? रमाकांत ने बूढ़े से पूछा तो वह बोला, जिंदगी के ठिकाने हैं तो मौत के भी है। जहाँ मुझे मौत इशारा करती है वहीं दुकान लगा लेता हूँ। मतलब कुछ समझ नहीं आया अंकल। बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, ये किताब कितने की है? जिंदगी देते हो तो मुफ्त में भी मिल सकती है, बूढ़े ने अजीब सा जवाब दिया। रमाकांत ने उनकी बात की ओर ध्यान न देते हुए किताब खोली तो उसमें कीमत लिखी थी 2 पैसे। जाने कौन से जमाने की किताबें बेच रहा है ये बूढ़ा। रमाकांत ने जेब से 2 रुपए निकाले और बोला, इतने ठीक है? 2 पैसे तो अब मिलने मुश्किल हैं। बूढ़ा बोला, ले जाओ ले जाओ, अब तो तुम हमारे कस्टमर बन गए हो हमेशा के लिए। हंसते हुए रमाकांत की नज़र एक बार फिर किताबों की ओर गई तो वो हैरान रह गया। हर किताब पर अलग अलग अजीब सा भद्दा डरावना चेहरा बना था, पर हर किताब का टाइटल एक ही था, सुसाइड नोट। सक पकाया सा रमाकांत घर की ओर चल पड़ा। जाने को कुछ अजीब लगते हुए भी उसने वो किताब वापस रखने की नहीं सोची। कुछ 15-20 मिनट चलने के बाद वो अपने घर पहुंच गया था। रमाकांत इस शहर में पढ़ाई कर रहा था, पर अच्छे परिवार से होने के कारण उसके माता पिता ने उसे एक कोठी का एक अच्छा बड़ा फ्लोर किराए पर लेकर दिया हुआ था। रमाकांत ने घर पहुंचते ही चैन की सांस ली, फैन ऑन किया, कपड़े बदले और हाथ मुंह धोकर सीधा अपनी लाई किताब ले अपने बिस्तर पर कूद पड़ा। घर पहुंचकर उसे बहुत सुकून मिल रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। खिड़की पर लगे पर्दे पंखे की हवा से हल्का हल्का लहरा रहे थे। घर आकर कुछ देर लेटने के बाद
उसे हल्की हल्की ठंडक सी महसूस हो रही थी। उसने पैरों के पास रखी चादर खोली, कढ़ाई वाले तकिए पर अपना सर रखा और चादर ओढ़कर किताब को ध्यान से देखने लगा। अजीब सा कवर था किताब का। एक पल को तो उसे ऐसा लगा कि कवर पर बना चेहरा बिल्कुल असली है। उसे ऐसा लगा जैसे उस चेहरे की आंखों की पुतलियां हिल रही हैं और लगातार उसे घूर रही हैं। उसने किताब के कवर को थोड़ा बहुत घुमाया तो उसे लगा कि कवर में बना चेहरा भी कवर के साथ घूम रहा है, पर कैसे भी घूमे कवर पर बने उस आदमी की आंखें जैसे उसी पर गड़ी है। उसके लिए इस किताब के कवर से नजरें हटाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। उसे लगा जैसे वो चेहरा उसे कुछ कहना चाहता है। चेहरे के ठीक ऊपर गहरे लाल रंग के अक्षरों में किताब पर बड़ा बड़ा लिखा था, सुसाइड नोट। कुछ देर कवर देखने के बाद किताब खोलकर पढ़नी चाहिए, पर जैसे ही थोड़ा जोर लगाकर उसने कवर खोला तो वो हैरान रह गया। कुछ देर पहले जिसे उसने किताब समझकर खरीदा था, अब वह किताब नहीं बल्कि एक छोटा सा बक्सा बन चुका था। बाहर से दिखने में तो किताब ही थी, पर जब उसे खोला गया तो अंदर से वो एक बक्से की तरह खुल गई। एक छोटा सा बक्सा जो अंदर से पूरा लाल था, पर यह बक्सा खाली नहीं था। उसमें तह लगाकर एक कागज रखा था। रमाकांत हैरान था। उसने कागज निकाला और पढ़ने के लिए खोला ही था कि तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। रमाकांत ने अपना बेड लिविंग रूम में ही रख रखा था। ज्यादा कमरे साफ करने की रोज जरूरत न पड़ी, इसलिए उसने अपना सारा इंतजाम बाहर के कमरे में ही किया हुआ था। जब उसके कमरे के दरवाजे पर इतनी रात गई दस्तक हुई तो उसका भी दिल धक से रह गया। इस समय आखिर कौन हो सकता है? उसने महसूस किया कि पूरा कमरा किसी भीनी सी खुशबू से भर गया है, पर साथ ही उसे किसी अनजाने से डर ने भी घेर लिया था। एक पल को तो उसे लगा कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उसके माथे पर पसीने की बूंदें साफ साफ चमक रही थी। वो इतना डर गया था कि बिस्तर से हिल भी नहीं पा रहा था। उसने सोचा कि दरवाजा खोलने की जरूरत ही नहीं है, जो भी होगा फिर आ जाएगा। बाहर कोई लगातार दरवाजा बजा रहा था। लगभग 5 मिनट तक ऐसे ही कोई दरवाजा खटखटाता रहा। फिर अचानक कोई भी आवाज आनी बंद हो गई। सर्दी नहीं थी, पर रमाकांत ने सर से पांव तक खुद को चादर से ढक रखा था। डर के मारे वो पसीने से तरबतर हो चुका था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी दरवाजे की ओर मुड़कर देखने की। तभी धड़ाम से दरवाजा अपने आप खुल गया और किसी गाड़ी के हॉर्न की तेज तेज आवाज आने लगी। दरवाजा खुलने के साथ ही वो कमरा गाड़ी की हेडलाइटों की रोशनी से नहा गया था। जब काफी देर हॉर्न बजना बंद नहीं हुआ तो मजबूरन रमाकांत ने चादर से अपना चेहरा निकालकर देखा तो वो हैरान रह गया। उसके घर के बाहर एक बहुत ही महंगी कार खड़ी थी, जिसका पीछे का दरवाजा खुला था और पीछे एक बहुत खूबसूरत जवान लड़की लाल रंग की साड़ी पहने बैठी थी और उसे अपने पास आने का इशारा कर रही थी। इतनी सुंदर लड़की तो शायद उसने सपने में भी नहीं देखी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या हो रहा है। हॉर्न बजाना बंद हो चुका था, पर वो लड़की लगातार उसे अपने पास आने का इशारा कर रही थी। जाने क्या जादू था उस लड़की में। वह अपने बिस्तर से उठा और उसकी ओर खींचता चला गया। पूरा वातावरण एक अजीब सी खुशबू से इतना भर गया कि रमाकांत पर हल्की हल्की बेहोशी छा रही थी, जैसे कि उसने कोई नशा ले लिया हो। वो सीधा जाकर गाड़ी की पिछली सीट पर लड़की के साथ जाकर बैठ गया। उसके गाड़ी में बैठते ही उसके घर और इस गाड़ी दोनों का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। गाड़ी धीरे से स्टार्ट हुई और जाने कहाँ के लिए निकल पड़ी, पर रमाकांत में ये सब सोचने की ताकत नहीं थी। वो लगातार उस लड़की को घूरे जा रहा था। उस लड़की की लाल पोशाक रह रहकर ऐसी चमकती थी जैसे उसमें सितारे जड़े हों। वो लड़की धीरे से रमाकांत के पास आई और उसे अपने गले से लगा लिया और धीरे धीरे उसके माथे पर अपना हाथ फेरने लगी। रमाकांत पूरी तरह से उसमें खो चुका था। वो खुद को इतना भूल गया था कि उसने अपना सर उसकी गोद में रखा और उसके चेहरे को निहारने लगा। उस लड़की ने धीरे धीरे से उसके माथे पर चूमा और अपनी चमकती नीली
आंखों से उसे ऐसे देखने लगी जैसे बरसों के बाद उसे देख रही हो। वो गाड़ी धीरे धीरे सड़क पर ऐसे चल रही थी जैसे किसी कश्ती की तरह पानी में तैर रही हो। रमाकांत को जैसे उस लड़की से प्यार हो गया था। कुछ देर के बाद उसे एहसास हुआ कि गाड़ी रुक चुकी है। उसने चेहरा उठाकर ड्राइवर की ओर देखने की कोशिश की तो वो बहुत घबरा गया। ड्राइवर उसको बुरी तरह घूर रहा था। अंधेरे में भी उस ड्राइवर के चेहरे का गुस्सा साफ साफ झलक रहा था। इस ड्राइवर के हाथ में एक बड़ा सा चाकू था। ड्राइवर ने बिना कोई पल गवाए सीधा रमाकांत पर वार किया, पर डरा हुआ होने के बावजूद वह एक झटके से एक ओर हट गया और वह चाकू सीधा उस लड़की के पेट में जा लगा। वो लड़की दर्द से पूरी तरह तड़हा रही थी। रमाकांत के मन में गुस्से, डर और घृणा और आश्चर्य के मिले जुले भाव थे। वो सकते में था। तभी उसने देखा कि ड्राइवर की सीट पर कोई नहीं है। ड्राइवर वहां से गायब हो चुका था। तभी गाड़ी के आगे के शीशे पर किसी ने दस्तक दी। उसने देखा तो बाहर एक पुलिस वाला खड़ा था और अपने डंडे से गाड़ी का शीशा खटखटा रहा था। रमाकांत के होश उड़ गए। उसके साथ बैठी लड़की मर चुकी थी। उस लड़की की लाश की आंखें खुली थी। वह रमाकांत को बुरी तरह घूर रही थी। इधर ये पुलिस वाला लगातार गाड़ी के शीशे पर दस्तक दे रहा था। 1-2 मिनट खटखटाने के बाद जब दरवाजा नहीं खुला तो पुलिस वाले ने बाहर से गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। सामने का नजारा देख वो भी हिल गया था। उसने अपने होल्स्टर से बंदूक निकाली और रमाकांत पर तान दी। चुपचाप हाथ ऊपर कर गाड़ी से बाहर निकल आओ। रमाकांत के पास कोई चारा नहीं था। उसने बिना कुछ कहे ही बाहर आना ठीक समझा। आखिर सारे सबूत उसके खिलाफ थे। वो बाहर निकला तो हैरान रह गया। गाड़ी और कहीं नहीं बल्कि पुलिस स्टेशन के बरामदे में खड़ी थी। उसे याद आया कि उस गाड़ी के ड्राइवर का चेहरा जिसने उस खूबसूरत लड़की का कत्ल किया था वो इस किताब बेचने वाले से मिलता था जिसने उसे सुसाइड नोट नाम की किताब आज रात बेची थी। पुलिस वाले के आवाज देते ही अंदर से पुलिस निकल आई और रमाकांत को बुरी तरह जकड़ लिया। उसे अंदर सलाखों के पीछे फेंक दिया गया और एक पुलिस वाला उसके पास बैठ उसे पूछ कर सारा ब्यौरा लिखने लगा। रमाकांत समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसे कैसे समझाए कि उसके साथ कोई बहुत बड़ा धोखा हुआ है। वो बार बार उस पुलिस वाले से कह रहा था कि उसने कोई खून नहीं किया है, पर कोई उसकी बातें मानने को तैयार नहीं था। उस लड़की की लाश गाड़ी से निकालकर थाने में ले आई गई और गाड़ी की जांच करने के लिए फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के लोगों को बुला लिया गया। तभी बाहर से एक पुलिस वाला चिल्लाते हुए आया, बाहर कोई गाड़ी नहीं है भाइयों, गाड़ी बाहर दलान से गायब हो गई है। सारे पुलिस वाले बाहर भागे। तभी रमाकांत ने देखा कि वह लड़की जो कुछ देर पहले मर चुकी थी स्ट्रेचर से उठी और थाने के बाहर की ओर चल दी। हालांकि उसके पेट में लगा हुआ चाकू साफ साफ दिख रहा था, पर वो बिना किसी दर्द के चलती हुई थाने के बाहर जा रही थी। थाने के दरवाजे पर पहुंचकर उसने पलटकर रमाकांत की ओर देखा, फिर गायब हो गई। रमाकांत के रोंगटे खड़े हो गए थे। बाहर पुलिस वाले तभी गायब हो चुकी गाड़ी के रहस्य को समझने में लगे थे कि सभी नजारा देख रमाकांत ने बुरी तरह चीखना शुरू कर दिया था। पुलिस वाले भागे भागे अंदर आए तो अंदर से उस लड़की की लाश गायब थी। रमाकांत ने पहली बार इतने सारे वर्दी वालों को एक साथ कांपते देखा था। वो समझ गए कि कोई भयानक ऊपरी मामला है और अब उन्हें कुछ हद तक रमाकांत की बात पर विश्वास हो चला था। सबूत और गवाह के न होने से अब वो रमाकांत को हवालात में नहीं रख सकते थे। उसी पल उसे सलाखों की कैद से निकाल पुलिस की जीप में ही उसके घर वापस छोड़ दिया गया। थका हारा रात के वाक़े से बुरी तरह परेशान रमाकांत घर में घुसा तो रात के 2:30 बज चुके थे। उसने देखा कि किताब की शक्ल में वही मनहूस बक्सा अभी भी उसके बिस्तर पर पड़ा था और उस पर बना वो भयानक चेहरा अभी भी उसे पूरे घूर रहा था। उसने गुस्से में वो बक्सा उठाया और घर के बाहर फेंक दिया। इसके बाद वो सीधा जाकर अपने बिस्तर पर लेटा और नींद ने बेहोशी की शक्ल में उसे बुरी तरह जकड़ लिया था। रात का सन्नाटा और गहरा हो चला था। बर्फ सी ठंडी किसी चीज के छूने से रमाकांत की आंखें धीरे धीरे खुल रही थी, पर बर्फ सी क्या, ये तो बर्फ ही थी। उसने महसूस किया तो मालूम हुआ कि वो अपने बिस्तर पर नहीं बल्कि एक मोटी सी बर्फ की सिल पर लेटा है। उसके कपड़े बदल चुके थे
और उसकी आसपास उसके सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो बुरी तरह रो रहे थे। उसके माता पिता उसके पास बैठे आंसू भरी आंखों से लगातार उसकी ओर देख रहे थे। उसकी माँ रह रहकर उसके माथे पर हाथ फेर रही थी और बुरी तरह रोई जा रही थी। पर ऐसा कैसे हो सकता था? वो तो वापस आकर अपने बिस्तर पर ही सोया था। फिर ये सब क्या था? रमाकांत ने महसूस किया कि वो जिंदा था, पर चाहकर भी हिल डुल नहीं पा रहा था। उसका शरीर किसी मुर्दे की तरह बेजान पड़ा था और वो सब कुछ महसूस कर रहा था, पर ना ही उसका दिल धड़क रहा था और ना ही उसकी नब्ज चल रही थी। अपने रिश्तेदारों के साथ ही उसे पहले मर चुके उसके पुरखे और कई और भयानक आत्माएं उसके आसपास चक्कर लगाती दिख रही थी। कुछ हंस रही थी, कुछ रो रही थी और कुछ ऐसे ही शून्य में तापती जा रही थी। उनके मुंह से बोलने की पुरजोर कोशिश की। वो चीख चीख कर सबको ये बताना चाह रहा था कि वो जिंदा है, मरा नहीं, पर उसके शरीर का कोई भी हिस्सा अब उसके काबू में नहीं था। कुछ देर बाद वही हुआ जो किसी के मरने के बाद होता है। उसके मुर्दा पड़े चुके शरीर को नहलाया गया, उसकी अर्थी सजाई गई और फूल और कफन चढ़ाया गया और अंतिम यात्रा शमशान के लिए निकालने पड़ी। अपने आसपास सब कुछ महसूस कर रहा था, सुन रहा था। जिंदा होते भी इस तरह मुर्दों की तरह पड़े रहने के अलावा उसके पास कोई चारा भी नहीं था। कुछ देर बाद शमशान पर पहुंचकर उसे चिता पर लेटा दिया गया था। वो बड़ा हैरान था कि कभी भी अंधेरा पड़ने के बाद अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, पर ये इस नामुराद रात में उसके साथ क्या हो रहा था? ना तो अभी उजाला था और ना ही कोई मुर्दा घर, पर वो ये उन सबको बताता भी तो कैसे बताता? चिता सजाई गई और उसकी जिंदा लाश को उस पर लेटा दिया गया और साथ ही अंतिम संस्कार के मंत्र बोलना शुरू कर दिए गए। उसके साथ ही चिता में आग लगा दी गई और उसका बेजान शरीर जलती आग की सलाखों में कैद हो गया। उन लपटों के बीच उसने देखा कि मंत्र पढ़ने वाला पंडित कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जिसे उसने शैतानी किताब खरीदी थी। उस बूढ़े की आंखें अंधेरे में चमक रही थी और उसके हाथ में वही किताब थी जिसे रमाकांत ने अपने घर के बाहर फेंक दिया था। किसी मोमबत्ती की तरह रमाकांत का शरीर चिता की गर्मी से मोम की तरह पिघल पिघल कर शमशान की जमीन पर गिर रहा था। इतने दर्द का एहसास उसने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं किया था और इतनी बेबसी उसने कभी भी महसूस नहीं की थी। तभी किसी ने उसे बूढ़े के हाथ में वो किताब से सीधे आग की लपटों के हवाले कर दी। रमाकांत ने ध्यान से देखा तो कोई और नहीं बल्कि खूबसूरत लाल ड्रेस पहने वही लड़की थी जिसने गाड़ी में उसे बड़े प्यार से गले लगाया था। उस लड़की के पेट में अभी भी वो चाकू वैसे ही घुसा हुआ था जिसे कि अभी किसी ने उसके पेट में उतारा हो। वो लड़की भी दर्द से कहरा रही थी, पर फिर भी हिम्मत करते हुए उस लड़की ने बूढ़े के हाथ से वो किताब छीनकर सीधे रमाकांत की जलती चिता में फेंक दी थी। वहाँ उस किताब ने आग की लपटों को छुआ और उसके एक पल बाद ही रमाकांत ने खुद को वापस अपने बिस्तर पर लेटा पाया। लगभग सुबह होने को थी, पर उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वो बहुत ज़्यादा बीमार है। इतना बीमार कि उसमें सीधा खड़े होने की भी हिम्मत नहीं थी। वो अपने बिस्तर पर जा गिरा और सो गया। जब तक वो उठा दोपहर के 12 बज चुके थे। वो 1 घंटा बिस्तर पर पड़ा करवटें बदलता रहा। रात को उसके साथ गुजरी बदकिस्मती के निशान अभी भी उसके जहन पर चोट कर रहे थे। उसे बहुत भूख लग रही थी। किसी तरह वो बिस्तर से उठा। कुछ देर बाद नहा धोकर उसने रसोई में जाकर अपने लिए खाना बनाने लगा, पर रसोई में तो अकेला नहीं था। उसके पीछे लाल ड्रेस में वही रात वाली लड़की किचन में उसके पीछे खड़ी थी, उसे लगातार देख रही थी। रमाकांत को प्यार भरी आंखों से देखते ही वो लड़की धीरे से उसके पास आई और बोली, वो बूढ़ा कोई आम किताब बेचने वाला नहीं बल्कि एक भटकता प्रेत है। वो जिंदा शरीरों से आत्माएं निकालकर इस तरह से परेशान करता है। ना तो वो खुद खुश है और ना ही उसके सामने आने वाला कोई और खुश रह पाता है। मुझे वो बरसों से पहले मार चुका है और मेरा इस्तेमाल तुम्हारे जैसे आम लोगों को फंसाने में करता है। मरने के बाद भी उसके इतना डरती हूँ कि उसकी बात को टाल नहीं पाती। उस बूढ़े प्रेत का हुक्म है, इसलिए मेरे साथ आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। और इसके साथ ही वो परी सी लड़की रमाकांत का हाथ पकड़कर उसके बिस्तर के पास ले गई। बिस्तर पर जो रमाकांत ने देखा तो वो वहीं जम गया। बिस्तर पर रमाकांत की लाश पड़ी थी। उसकी लाश के साथ ही वही मनहूस किताब रखी थी।
जो अब कोई डिब्बा नहीं बल्कि किताब बन चुकी थी। वो लड़की जो खुद एक भटकती आत्मा थी, वो आगे बढ़ी और वो किताब खोलकर रमाकांत को दिखाने लगी। इसमें रात भर जो भी रमाकांत के साथ गुजरा था, बिल्कुल वही सब लिखा था। और आखिरी पेज पर लिखा था, मैं रमाकांत अपनी मर्जी से, अपनी जिंदगी से और भयानक सपनों से तंग आकर आत्महत्या कर रहा हूँ। दस्तखत रमाकांत। रमाकांत रात गई अपने सपने में ही मर चुका था।